हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंट्स में हमारा चैप्टर नंबर 4 हम लोग कवर कर रहे थे और यहाँ पे जो चैप्टर का नाम था वो क्या था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, ये हमारा चैप्टर का नाम था और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने थे। तो यहाँ पे 5 टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे कि ये 5 टॉपिक्स हमें कवर करने हैं इस चैप्टर में। सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो था, जो कि हमने कवर कर लिया है। इलिस्ट्रेशन 1 से लेके 3 तक जो आपकी बुक में थे वो इसी टॉपिक से रिलेटेड थे। सेकंड यहाँ पे अकाउंटिंग ऑफ गुडविल था, जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे इलिस्ट्रेशन 4 से लेके 6 तक हमारी बुक में इससे रिलेटेड थे, इस टॉपिक से रिलेटेड थे। और थर्ड जो हमारा अब टॉपिक है वो क्या है, अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, और इससे रिलेटेड जो इलिस्ट्रेशंस बुक में है वो है 7 to 14। ठीक है, तो 7 से लेके 14 तक जो इलिस्ट्रेशंस आपकी बुक में गिवन है वो इसी टॉपिक से गिवन है। ठीक है, तो ये थोड़ा मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर कहा जाए तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी टॉपिक से रिलेटेड इस चैप्टर में हमें दिए गए हैं। तो अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस जो है, इस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे इस नोटिंग से। तो यहाँ पे मैंने कुछ नोटिंग आपके लिए की है, इस नोटिंग की तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे और फिर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे कि ये टॉपिक हमें अच्छे से समझ आ पाए। तो देखते हैं भाई क्या क्या चीजें यहाँ पे हमें दी गई हैं। तो देखो भाई, अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक है, तो रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस की हमें अकाउंटिंग करनी है। अब सबसे पहली बात, यहाँ पे रिजर्व्स का मीनिंग क्या होता है। रिजर्व्स का मतलब जो प्रॉफिट हमने सेट असाइड कर दिया होता है, जो प्रॉफिट हमने जो है रिजर्व बना के बचा के रख लिया होता है अपने पास। ठीक है, ताकि फ्यूचर में हम उसको यूज कर पाए। ठीक है, उसको हम रिजर्व कहते हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का भी सेम ही मीनिंग है। ठीक है, रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब जो प्रॉफिट हमने बचा के रखा, एक्यूमुलेट किया। ठीक है, तो इस तरह की कुछ चीजें यहाँ पे हमें पढ़नी है। एक बार रीड आउट करते हैं भाई इस पैराग्राफ में क्या क्या लिखा है। इफ एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रिजर्व्स, accumulated profit and losses exist in the books of the firm, they are transferred to the partner's capital account if capital are fluctuating, or partner's current account if capital are fixed in their old profit sharing ratio, because reserves accumulated या फिर undistributed profit and losses as on the date of change in profit sharing ratio were earned before the reconstitution of the firm। तो इस तरह की कुछ बात यहाँ पे लिखी है, मुझे पता है आपको समझ में नहीं आई होगी। तो भाई इस चीज को समझने के लिए क्या करेंगे, इस चीज को समझने के लिए मैं आपको कुछ जर्नल एंट्रीज यहाँ पे मैंने लिखी है, इनको समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे जर्नल एंट्रीज मैंने लिखी हुई है, तो ये जर्नल एंट्रीज हम समझेंगे। तो भाई बात अब मेरी ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलने वाला हूँ, बात ध्यान से सुनना। मैं कहता हूं कि भाई पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो गई, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो गई। इट मींस के रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा फर्म का, ये बात तो पक्की है भाई। अगर पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो गई तो फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। सबसे पहली बात इस चैप्टर में मैंने आपको यही तो पढ़ाई थी कि अगर पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा किसी भी वजह से, तो फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये बात हमने पढ़ी थी। अब बात यह है कि भाई हमारे पास, मैं यहां पे बोलता हूं कि भाई इस डेट को पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो गया। ठीक है, यहां पे मैंने एक टाइम इंटरवल ले लिया कि भाई यहां पे एक डेट है जहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो गया, प्रॉफिट। ठीक है, तो एक डेट हमने ले लिया, एक टाइम इंटरवल ले लिया। अब भाई मुझे एक बात बताओ कि ये जो डेट जो मैंने यहां पे ली, जहां मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुआ, इससे पहले का जो पीरियड था, इससे पहले का जितना भी पीरियड था, ये प्री रिकॉन्स्टिट्यूशन पीरियड है। ये मेरा क्या है, ये प्री रिकॉन्स्टिट्यूशन पीरियड। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले का पीरियड है ये। और जहां पे मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुआ, इसके बाद का जो पीरियड है ये क्या है, ये पोस्ट रिकॉन्स्टिट्यूशन पीरियड है। ठीक है, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद का पीरियड है। यहां पे इस डेट को मेरा रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ, यहां पे रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ, ये पोस्ट रिकॉन्स्टिट्यूशन पीरियड है और ये प्री रिकॉन्स्टिट्यूशन पीरियड है। इतनी बात आपको समझ में आती है, इतनी बात समझ में आती है। अब बात यह कि भाई जिस डेट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आया, जिस डेट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आया, उस डेट पे फर्म की बुक्स में कुछ रिजर्व्स पड़े होंगे, फर्म की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे कुछ रिजर्व्स पड़े होंगे। ठीक है ना, बैलेंस शीट
बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे, ये लाइबिलिटी साइड होती है हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड होती है, यहां पे कुछ रिजर्व्स हमें दिए गए होंगे, ठीक है। बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड जो लाइबिलिटी साइड होती है वहां पे कुछ रिजर्व्स हमें जो है दिए गए होंगे। तो भाई इन रिजर्व्स का अब क्या करना है, क्योंकि ये रिजर्व्स तो ना प्री रिकॉन्स्टिट्यूशन पीरियड से रिलेटेड है, प्री रिकॉन्स्टिट्यूशन पीरियड से रिलेटेड है, इसका मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन होने से पहले की पीरियड के रिजर्व्स है ये। तो इन रिजर्व्स का अब क्या करें, क्योंकि हम तो रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं ना फॉर्म का, तो ये जो पहले के रिजर्व पड़े हुए हैं इनका कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें करना पड़ेगा, तो इनका क्या करें। तो वही बात हमें यहां पे समझाई गई है कि भाई जब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। अगर फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा इस डेट को, तो इस डेट से पहले का जितना भी पीरियड है वो प्री रिकॉन्स्टिट्यूशन पीरियड होगा, और इस डेट के बाद का जितना भी पीरियड है वो पोस्ट रिकॉन्स्टिट्यूशन पीरियड होगा। तो भाई जहां पे फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, इस डेट की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे फर्म के पास बैलेंस शीट में कुछ रिजर्व्स पड़े होंगे इस डेट को, रिकॉन्स्टिट्यूशन की जो डेट होगी मेरी, मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की जो डेट होगी मेरी, इस डेट पे कुछ रिजर्व्स पड़े होंगे बैलेंस शीट में फर्म की। अब इन रिजर्व्स का क्या करना है भाई, तो यही चीज यहां पे बताई गई है कि भाई इन रिजर्व्स का क्या करना है, इन रिजर्व्स को आप पार्टनर्स में बांट दो, इन रिजर्व्स को आप पार्टनर्स में बांट दो। रिजर्व्स बेसिकली क्या होते हैं, रिजर्व्स का मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो मैंने बांटा नहीं अब तक, ठीक है। तो रिजर्व्स का मतलब क्या हुआ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हुआ ना। तो इसका मतलब भाई जो रिजर्व्स हमारे पास पड़े हैं हम क्या करेंगे, रिजर्व्स को बांट देंगे, पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। अब भाई एक बात समझना कि रिजर्व्स जो हैं वो कैसी नेचर के होते हैं, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट नेचर के होते हैं रिजर्व्स, लाइबिलिटी साइड पे शो होते हैं, लाइबिलिटी साइड पे आने वाली सारी की सारी आइटम्स क्रेडिट नेचर की होती है ना, तो रिजर्व्स भी क्रेडिट नेचर के हुए। अब मुझे ये रिजर्व का पैसा रिजर्व्स में से निकाल के पार्टनर्स को देना है, पार्टनर्स को देना है। ध्यान से बात समझना मेरी कि भाई रिजर्व्स वाला पैसा निकाल के पार्टनर्स को देना है मुझे ये पैसा। तो अब मैं क्या करूं, रिजर्व्स का पैसा कैसे निकालूंगा भाई, रिजर्व्स क्रेडिट नेचर के होते हैं, जब मैं रिजर्व्स का पैसा निकालूंगा तो रिजर्व्स का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और ये पैसा मुझे पार्टनर्स को देना है, पार्टनर्स को जब मैं पैसा दूंगा तो पार्टनर्स के खाते में अगर मैं ऐड करूंगा पैसा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा कि नहीं होगा, क्रेडिट होगा ना। तो देखो यही एंट्री यहां पे दी गई है, देखो जर्नल यहां पे हमें दिया गया फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। रिजर्व्स बोलो या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बोलो एक ही बात है। रिजर्व्स को क्रेडिट नेचर के, मैं रिजर्व्स में से पैसा निकाल रहा हूं इसलिए मैंने डेबिट किया, और ये पैसा मैं पार्टनर में जोड़ रहा हूं टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहां पे अगर कोई नया पार्टनर फर्म में ऐड हो रहा है तो उसका कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं करना, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा, ठीक है। और इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो जो भी उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी उस रेशियो में ये रिजर्व उन तीनों पार्टनर्स में, अगर 3 पार्टनर है तो तीनों में बढ़ जाएगा, 2 पार्टनर है तो दोनों में बढ़ जाएगा, 4 पार्टनर है तो चारों में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये एंट्री यहां पे आपकी होगी। रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट ये होगा आपका, ठीक है। एक बार दोबारा से पूरी बात समझाता हूं। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आएगा तो जिस डेट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है उस डेट पे रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा फर्म का। इस डेट से पहले का पीरियड प्री रिकॉन्स्टिट्यूशन पीरियड, पोस्ट रिकॉन्स्टिट्यूशन पीरियड होता है। अब बात करें अगर इस डेट की, तो इस डेट पे हमारे पास बैलेंस शीट में हो सकता है कुछ रिजर्व्स पड़े हो फर्म के पास, तो इन रिजर्व्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा हम ये समझ रहे हैं। हम इससे पहले या इससे बाद की बात नहीं कर रहे, इस डेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस डेट पे जो बैलेंस शीट होगी उस बैलेंस शीट में अगर रिजर्व्स पड़े हैं तो उन रिजर्व्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। तो मैंने आपको सिंपल सा तरीका बताया कि भाई इस रिजर्व का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है कि इस रिजर्व को हमें पार्टनर्स में बांट देना है, बस यही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है इसका। तो भाई रिजर्व्स क्रेडिट नेचर के होते हैं, अब रिजर्व्स का पैसा मैं रिजर्व्स में से निकाल के पार्टनर्स को दे दूंगा, तो रिजर्व्स तो क्रेडिट नेचर के होते हैं, रिजर्व में से पैसा निकालूंगा तो रिजर्व्स का अकाउंट डेबिट हो जाएगा ना। बात समझ में आ रही है आपको। और ये पैसा पार्टनर्स को दे दूंगा, जितने भी ओल्ड पार्टनर्स है मेरे, तो उनका जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा, उनके खाते में पैसा जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये हमारा रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने यहां पे पढ़ा। अब बात आगे ये आती है कि भाई जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस होंगे उनका क्या होगा। अब भाई देखो रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तो एक ही बात है, रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तो एक ही बात होती है, लेकिन एक्यूमुलेटेड लॉसेस क्या होता है मैं आपको ना एक चीज समझाता हूं। देखो बैलेंस शीट में जो लाइबिलिटी साइड होती है ना, लाइबिलिटी साइड पे
रिजर्व्स जो हैं वो किस नाम से दिए जाएंगे भाई? रिजर्व्स जो है ना वो हमेशा उनके नाम में रिजर्व शब्द जुड़ा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व एक रिजर्व है, नाम में रिजर्व है, ठीक है। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, इस नाम में ही रिजर्व शब्द आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है, या फिर टी डेवलपमेंट रिजर्व, मतलब कोई भी ऐसा शब्द मैं बोलूं जिसके नाम में रिजर्व शब्द आपको दिख रहा है तो उसको रिजर्व कहा जाएगा, ठीक है। मतलब रिजर्व्स क्या होते हैं भाई? रिजर्व्स वो सारी आइटम्स होंगी जिनके नाम में ना रिजर्व आ रहा होगा, ठीक। साइड पे कोई भी ऐसी आइटम दिखती है जिसके नाम में रिजर्व शब्द दिख रहा है आपको तो वो रिजर्व है, ठीक है। लेकिन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो होता है ना, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट P&L अकाउंट के नाम से आपको लाइबिलिटी साइड में दिया जाता है। ध्यान देना इस बात पे, ये लाइबिलिटी साइड में दिया जाता है, ठीक है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो होगा लाइबिलिटी साइड पे दिया जाएगा, ठीक है। बात का ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से या फिर स्टेट, ठीक है, ध्यान देना इस बात पे। या तो स्टेटमेंट ऑफ P&L, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा, स्पेस कम है मेरे पास। स्टेटमेंट ऑफ P&L भी बोला जाता है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ P&L या फिर P&L अकाउंट कहां पे दिया जाता है? लाइबिलिटी साइड में। या फिर ऐसे भी बोल दिया जाता है P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L, क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, या फिर क्रेडिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो भाई इस तरीके से आपको ये दिया जाएगा। क्रेडिट शब्द अगर बोला होगा ना साथ में, क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L, तो आपको समझ जाना है यार कि क्रेडिट शब्द अगर वो यूज कर रहा है तो लाइबिलिटी साइड वाली आइटम है ना, तो मतलब ये बात आपके दिमाग में आनी चाहिए। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आपको सिर्फ एक ही नाम से आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, वो है P&L, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L या फिर लाइबिलिटी साइड पे आपको ये शो होगा बैलेंस शीट के अंदर, या फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L का क्रेडिट बैलेंस के नाम से आपको ये दिया जाएगा, ठीक है। तो रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया भाई। रिजर्व्स जो है उनके नाम में रिजर्व शब्द जुड़ा होता है, लेकिन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है वो क्रेडिट बैलेंस होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, लाइबिलिटी साइड पे आपको बैलेंस शीट में ये दिया जाएगा, ठीक है। यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। और रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, कोई दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई। अब एक्यूमुलेटेड लॉसेस का क्या होगा? सबसे पहली बात, एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो हैं ये हमें एसेट साइड पे दिए जाते हैं, ठीक है, एसेट साइड पे। ये लाइबिलिटी साइड पे नहीं दिए जाते, ये उल्टी साइड पे दिए जाते हैं, एसेट साइड पे, ठीक है। जो रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं वो तो लाइबिलिटी साइड पे शो होते हैं, लेकिन एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो होते हैं ये एसेट साइड पे हमें दिए जाते हैं। इनको ना फिक्टिशियस एसेट्स भी बोलते हैं। देखो मैंने यहां पे लिखा भी हुआ है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस या फिर फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब भाई एक्यूमुलेटेड लॉसेस का ही अल्टरनेटिव नेम फिक्टिशियस एसेट्स है, ठीक है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है इनको, ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है इनको। तो इट मींस के फिक्टिशियस एसेट्स जो हमारे होते हैं बेसिकली ये हमारे लॉसेस होते हैं, घाटे होते हैं सारे, ठीक है, घाटे हैं ये हमारे एसेट साइड पे शो होते हैं बैलेंस शीट में। इसमें क्या क्या चीजें आती है? इसमें डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट आता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको लाइबिलिटी साइड जो लॉसेस होंगे हमारे एक्यूमुलेटेड लॉसेस, यहां पे आपको डेबिट बैलेंस ऑफ P&L जो है वो आपको यहां पे नजर में आ सकता है एसेट साइड पे, ठीक है, एसेट साइड पे। उसके अलावा यहां पे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट नाम से भी आपको एक आइटम जो है एसेट साइड पे कभी कभार गिवन हो सकती है। उसके अलावा कुछ और नाम भी मैंने यहां पे पहले 11th क्लास में डिस्कस किए हूं। हालांकि पार्टनरशिप से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो हमारे पास सिर्फ दो ही है। फर्स्ट है डेबिट बैलेंस ऑफ P&L और सेकंड है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। इसके अलावा जो नाम है ये हमें याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ दो ही नाम याद रखने हैं। बाकी ये जो नाम है ये कंपनी से रिलेटेड है। जब हम सेकंड और थर्ड बुक पढ़ेंगे ना तब इससे भी ज्यादा मैं लंबी लिस्ट आपको बनवा के दूंगा, ठीक है। मतलब फिक्टिशियस एसेट्स की एक लंबी सी लिस्ट कंपनी के लिए हम लोग पढ़ेंगे। पार्टनरशिप में इतने ज्यादा नाम यूज नहीं होते। पार्टनरशिप में आपको सिर्फ डेबिट बैलेंस ऑफ P&L, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट याद रखना है। ज्यादा से ज्यादा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको दिख सकता है। तो ये तीन नाम बस आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई और याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब बात यह है कि भाई ये एक्यूमुलेटेड लॉसेज एसेट साइड पे गिवन होते हैं। अब ये जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाली डेट होगी, जो रिकॉन्स्टिट्यूशन वाली डेट होगी, इस डेट को बैलेंस शीट में एसेट साइड पे हो सकता है कुछ एक्यूमुलेटेड लॉसेज मेरे पास पड़े हो सकता है यहाँ पे डेबिट बैलेंस पड़ा हो, P&L का डेबिट बैलेंस एसेट साइड पे मेरे को शो हो रहा हो। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैं क्या करूंगा? तो भाई ये वाला जो मेरा P&L का बैलेंस होगा ना ये भी मैं पार्टनर्स में बांट दूंगा, ठीक है। मतलब ये जो लॉसेज हैं ये भी पार्टनर्स में बांट दूंगा मैं।
अब एक बात समझना, लॉसेस तो डेबिट नेचर के होते हैं, ठीक है, एसेट साइड पे गिवन होते हैं, डेबिट नेचर के होते हैं, एसेट्स भी सारे डेबिट नेचर के होते हैं और ये लॉसेस भी सारे डेबिट नेचर के होते हैं, एसेट साइड पे हमें बैलेंस शीट में गिवन होते हैं। अब इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आया उस डेट को इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। तो भाई ये जो मेरे लॉसेस होंगे ना, इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी सेम होगा, इनको भी मैं पार्टनर्स में बांट दूंगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। अब बात समझना कि भाई ये जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं ये डेबिट नेचर के हैं, जब मैं लॉसेस में से पैसा निकालूंगा, एक्यूमुलेटेड लॉसेस में से पैसा निकालूंगा, तो एक्यूमुलेटेड लॉसेस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। देखो ध्यान से, टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट हो जाएगा। और ये पैसा मुझे पार्टनर्स में बांटना है, लॉसेस में पार्टनर्स के अकाउंट्स में बांटूंगा, मतलब मैं पार्टनर्स के अकाउंट से पैसा काट लूंगा, है ना। लॉसेस बांटने का मतलब क्या हुआ कि पार्टनर के खाते से पैसा काट रहा हूं मैं लॉसेस के नाम पे, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, वहां से पैसा कट जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको, वहां से पैसा कट जाएगा, ठीक है। तो एंट्री होगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितने भी आपके ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका सबका इंडिविजुअली कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, और टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस, जो भी एक्यूमुलेटेड लॉस आपको गिवन है, फॉर एग्जांपल अगर डेबिट बैलेंस ऑफ P&L गिवन है तो टू P&L अकाउंट आ जाएगा, अगर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट गिवन है तो टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे जो है एंट्री हमारी हो जाएगी इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यहाँ पे जो है ओल्ड पार्टनर्स में ये जो पैसा होगा एक्यूमुलेटेड लॉसेस का ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये सारी बात हमने यहाँ पे पढ़ ली है, एक बार दोबारा इस पैराग्राफ को रीड करेंगे, आपको ये सारी बातें अब समझ में आएंगी। इफ एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ द फर्म, भाई अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जब चेंज हो रही है उस टाइम पे रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेज जो है वो बुक्स ऑफ फर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। बुक्स ऑफ फर्म का मतलब होता है बैलेंस शीट ऑफ फर्म। दे आर ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफ कैपिटल आर फिक्स्ड और पार्टनर्स करंट अकाउंट इफ कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। अब इन एंट्रीज में कैपिटल की जगह मैं करंट शब्द यूज करूंगा, अगर जो कैपिटल्स हैं वो कैसी होंगी, फिक्स्ड होंगी, ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल होंगी तो मैं करंट शब्द यूज करूंगा यहाँ पे, बाकी सब एज इट इज रहेगा, ठीक है। इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो भाई देखो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही बांटा था, ठीक है, बिकॉज रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेज एज ऑन द डेट ऑफ द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वर अर्नड बिफोर द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। तो भाई अब ये पैसा हम क्यों बांट रहे हैं पार्टनर्स में, क्योंकि भाई ये रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले का पैसा है सारा, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन पे हम फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन की डेट को हम फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं एक तरीके से। तो ये पैसा हम क्या करेंगे, जो भी रिजर्व्स वाला पैसा होगा ये पार्टनर्स में बांट देंगे, ठीक है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो ये एंट्रीज मैंने आपको समझा दिए और यहाँ पे मैंने एक्यूमुलेटेड लॉसेस के नाम भी आपको कुछ बता दिए हैं। आगे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वहां पे हमें थोड़ी मदद मिलेगी, ठीक है, सहायता मिलेगी। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होते हैं, ये बात मैंने आपको यहाँ पे बता दी, ठीक है। तो ये सारा डिस्कशन यहाँ पे हम आगे करने वाले हैं। अब बात ये है कि भाई कुछ रिजर्व्स ऐसे होते हैं ना जिनसे रिलेटेड जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो थोड़ा स्पेशल होता है। कुछ स्पेशल रिजर्व्स हैं जिनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग होता है, ठीक है, जिनका कुछ अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। अब ये कौन कौन से रिजर्व्स हैं, तो भाई देखो सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का यहाँ पे नाम आता है, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे मैंने यहाँ पे लिखा होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है, ये भी आता है, और फिर हमारे पास डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नाम से भी यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो कुछ जो रिजर्व्स हैं वो अलग टाइप के हैं जिनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा वहां पे चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। और पेपर में आपको ना इस तरह के रिजर्व्स इजीली देखने को मिल जाएंगे क्योंकि यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, अलग अलग केसेस हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम इन रिजर्व्स के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इन रिजर्व से रिलेटेड करेंगे स्पेसिफिकली। नॉर्मल रिजर्व्स का तो आपको समझ में आ गया होगा कि जर्नल एंट्रीज क्या होनी है, लेकिन ये वाले जो रिजर्व्स है ना ये आपको तंग कर सकते हैं पेपर में, तो इनसे रिलेटेड अब हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और लास्ट में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हमारी चर्चाएं यहाँ पे होने वाली हैं इस टॉपिक में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो बच्चों अब सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो आपको अपनी स्क्रीन पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की डेफिनेशन नजर में आ रही होगी, एक बार रीड करते हैं कि भाई यहाँ पे क्या क्या बातें लिखी हैं। तो देखो भाई यहाँ पे लिखा है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज अ रिजर्व सेट असाइड। सेट असाइड को एप्रोप्रिएटेड भी कहा जाता है, तो सेट असाइड बोलो या एप्रोप्रिएटेड बोलो एक ही बात है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज अ रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट्स टू मीट पॉसिबल लायबिलिटी और क्लेम
on account of compensation to the employees. If it arises, it means a claim may or may not arise. It also means that claim may be equal to or less than or more than the amount of the reserve. अब ये सारी बात यहाँ पे लिखी थी. सबसे पहली बात मैं आपको सिंपल शब्द में समझाता हूं कि भाई कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है. अब मान लो कि भाई एक एम्प्लॉय है जो कि एक फैक्ट्री में काम करता है. एक एम्प्लॉय एक फैक्ट्री में काम करता है और वो एक मशीन ऑपरेट करता है. वो एक मशीन का ऑपरेटर है, वो एक मशीन को ऑपरेट करता है. अब भाई उस मशीन को ऑपरेट करते समय वहां पे कुछ एक्सीडेंट हो जाता है. ठीक है, मशीन को ऑपरेट करते समय वहां पे एक एक्सीडेंट हो जाता है और उस एम्प्लॉय को उस एक्सीडेंट में चोट लग जाती है. ठीक है, मतलब एक गंभीर चोट उसको लग जाती है. वहां पे काफी जो है मुश्किल सिचुएशन वहां पे हो जाती है, उसको काफी गहरी चोट लग जाती है. अब भाई इस केस में क्या होगा, इस केस में एम्प्लॉय जो था उसको काम करते करते चोट लगी ना, कंपनी की वजह से चोट लगी. काम कर रहा था वो, मशीन की वजह से उसको जो है वो चोटिल होना पड़ा. तो इस केस में कंपनी जो है वो उसको कंपनसेट करती है, कंपनी उसको कंपनसेशन देती है. अब आपको शब्द समझ में आ रहा होगा कि कंपनसेशन का मतलब क्या हुआ, कंपनसेट करती है कंपनी. ठीक है, तो इसका मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्यों बनाया जाता है. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कंपनियां इसलिए बनाती है ताकि काम करते समय अगर किसी भी एम्प्लॉय को, किसी भी वर्कमैन को कोई चोट वोट लग जाए तो बाद में अगर वो क्लेम करे कि भाई मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, वो केस करेगा आपके खिलाफ, कोर्ट में लड़ेगा वो आपके खिलाफ कि भाई मुझे तो पैसा चाहिए, काम करते करते चोट लग गई मुझे. तो अगर वो क्लेम मांगेगा तो आपको क्लेम देना पड़ेगा. ठीक है, बात समझ में आ रही है. वो क्लेम करेगा पैसा, वो बोलेगा पैसा दो, तो आप कहां से दोगे उस टाइम पे पैसा, रिजर्व में से निकाल के दोगे. बात समझ में आ रही है आपको. तो यही सारी बात यहां पे इस डेफिनेशन में लिखी हुई थी. ठीक है, अब यहां पे ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है इसकी लायबिलिटी हमारी कब अराइज होगी, इसकी लायबिलिटी कब अराइज होगी, कब देना पड़ेगा ये पैसा हमें, जब क्लेम करेगा कोई एम्प्लॉय, है ना. कब, जब कोई वर्कमैन हमें क्लेम डालेगा कि भाई मुझे पैसा चाहिए, मेरे को चोट लग गई काम करते करते, तो हमें पैसा देना पड़ेगा. अदरवाइज कोई लायबिलिटी अराइज नहीं होने वाली. लायबिलिटी कब अराइज होगी, जब पैसा देना पड़ेगा, जब क्लेम करेगा कोई एम्प्लॉय. ठीक है, मतलब क्लेम करेगा तो ही लायबिलिटी अराइज होगी, अदरवाइज कोई लायबिलिटी अराइज नहीं होगी. ठीक है, और हो सकता है कि क्लेम ना भी आए. ठीक है ना, मतलब क्लेम हो सकता है कि कोई एम्प्लॉय करे, कोई एम्प्लॉय हो सकता है ना भी करे, और जरूरी तो नहीं है कि एम्प्लॉय को चोट लगेगी ही लगेगी. ठीक है, मतलब इसकी लायबिलिटी अराइज होना कोई कंपलसरी नहीं है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की. ठीक है, तो एक बार दोबारा से डेफिनेशन पढ़ो. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज अ रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट. भाई ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ये एक रिजर्व है जो कि प्रॉफिट में से सेट असाइड किया जाता है टू मीट पॉसिबल लायबिलिटी और क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ द कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉयज. भाई क्यों बनाया जाता है, ताकि एम्प्लॉयज को कंपनसेशन दिया जा सके, जो उन्होंने क्लेम किया है उसको कंपनसेट किया जा सके. इफ इट अराइजेज का मतलब अगर अराइज होता है तो, भाई अराइज कब होगा, जब एक्सीडेंट वगैरह होगा तभी होगा ना. तो वही बात ब्रैकेट में लिखिए, सेफ और एक्सीडेंट. ठीक है, इट मीन्स अ क्लेम मे और मे नॉट अराइज. तो हो सकता है भाई क्लेम अराइज हो सकता है ना भी हो. तो मतलब क्लेम के अराइज होना कोई मैंडेटरी नहीं है, हो सकता है हो सकता है ना भी हो. इट ऑल्सो मीन्स दैट क्लेम मे बी इक्वल टू और लेस देन और मोर देन अमाउंट ऑफ रिजर्व. अब हो सकता है कि जो भाई क्लेम है ना वो जितना मैंने रिजर्व बनाया है उससे कम का क्लेम आए, या जितना मैंने रिजर्व बनाया है उससे ज्यादा अमाउंट का क्लेम आ जाए, या जितना मैंने रिजर्व बनाया है उसके इक्वल अमाउंट का क्लेम आ जाए. मैंने 50,000 का क्लेम बनाया, मैंने 50,000 का रिजर्व बनाया. ठीक है, जितना मैंने रिजर्व बनाया हो सकता है क्लेम उससे ज्यादा हो, उससे कम हो या उसके बराबर हो. तो 50,000 के इक्वल भी क्लेम आ सकता है, 50,000 से ज्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है. मैंने 50,000 का अगर रिजर्व बनाया. ठीक है, तो मतलब 3 केसेस यहाँ पे हमारे पास हैं, ज्यादा क्लेम भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, और इक्वल टू रिजर्व भी हमारे पास क्लेम आ सकता है. तो यही सारी बात यहाँ पे बोली थी. ठीक है, तो डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली है. अब हम आते हैं नोट्स पे. ठीक है, तो भाई नोट्स पे थोड़ा सा आप नजर डालना. यहाँ पे मैंने आपको दो अलग अलग सिचुएशंस यहाँ पे मैंने डिस्कस किए, सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2. सिचुएशन 1 पे आते हैं पहले. व्हेन क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये मैंने एब्रीविएशन यूज किए शॉर्ट में लिखने के लिए, आप लोग नहीं करेंगे एब्रीविएशन यूज. व्हेन क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डज नॉट एग्जिस्ट. भाई जब क्लेम नहीं आता, मतलब एम्प्लॉय ने क्लेम ही नहीं किया, तो उस केस में जर्नल एंट्री क्या होगी, ये हमारी सिचुएशन 1 है. और सिचुएशन 2 क्या है, व्हेन क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एग्जिस्ट,
मतलब जब कोई एम्प्लॉय क्लेम करता है, भाई उसको पैसे चाहिए, वो केस लड़ता है आपके खिलाफ, वो क्लेम करता है पैसा, उसको चोट लगी और वो पैसा क्लेम कर रहा है आपसे, तो उस केस में, उस सिचुएशन में क्या होगा? तो ये दो अलग अलग सिचुएशन है। पहली सिचुएशन के भाई कोई क्लेम नहीं आया, आपने रिजर्व बना के रखा बट कोई क्लेम नहीं आया, किसी एम्प्लॉय को चोट नहीं लगी, ठीक है, कोई क्लेम नहीं आया। सिचुएशन 2 के भाई किसी एम्प्लॉय को चोट वोट लग गई और उसने जो है क्लेम कर दिया, ठीक है, तो दो अलग अलग सिचुएशन है। अब सिचुएशन 1 में जो है जर्नल एंट्री क्या होगी? सिचुएशन 1 में देखो भाई, सिचुएशन 1 में क्या था कि क्लेम ही नहीं आया, क्लेम ही नहीं आया, ठीक है, क्लेम ही नहीं आया। अब इस केस में हम जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे? सबसे पहली बात, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो भी हम पढ़ रहे हैं ये कब का पढ़ रहे हैं हम, मतलब कब करना है ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? भाई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तब का है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आएगा, मतलब ये रिकॉन्स्टिट्यूशन की डेट वाला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना, इस चैप्टर में हम जो भी चीजें पढ़ रहे हैं वो सारी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड पढ़ रहे हैं ना। तो जब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई, बात समझना ध्यान से, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गई, ठीक है, चेंज हो गई, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया फर्म का, मतलब ये वाली डेट है। और इस डेट पे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा हुआ है और वर्कमैन कंपनसेशन का कोई क्लेम नहीं आया, कोई क्लेम नहीं आया। तो अब इस रिजर्व का मैं क्या करूंगा? भाई जब कोई क्लेम ही नहीं आया तो नॉर्मल ट्रीटमेंट होगा, जैसे यहां पे सीखा था, देखो ध्यान से, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट क्या होता है? रिजर्व्स पार्टनर्स में बांट दिए जाते हैं, रिजर्व से पैसा निकाल के पार्टनर को दिया जाता है, तो रिजर्व्स का अकाउंट डेबिट और पार्टनर्स का अकाउंट क्रेडिट, तो वही सेम ट्रीटमेंट यहां पे कर दिया। मतलब भाई यही वाला सेम ट्रीटमेंट है, देखो ध्यान से, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो मतलब सिचुएशन 1 तो वही है जो हमने यहां पे पढ़ी। अगर क्लेम अराइज नहीं होता तो यही वाली एंट्री तो करनी है आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सिचुएशन 1 में। अब आते हैं भाई सिचुएशन 2 में। सिचुएशन 2 क्या थी कि भाई क्लेम आ जाता है, क्लेम आ जाता है, मतलब किसी एम्प्लॉय को चोट लगी, उसने क्लेम कर दिया, उसने पैसे मांग लिए, तो भाई हो सकता है कि क्लेम का अमाउंट रिजर्व के इक्वल हो या उससे कम हो या उससे ज्यादा हो, तीनों केसेस हो सकते हैं ना। तो यहाँ पे 3 केस बनाए, देखो, केस 1, केस 2, केस 3। अगर क्लेम एग्जिस्ट करता है तो 3 केसेस बनेंगे। हो सकता है क्लेम का अमाउंट जो है वो आपके रिजर्व जो आपने बना के रखा उसके इक्वल हो सकता है उससे कम हो सकता है उससे ज्यादा भी हो। तो इसीलिए यहाँ पे 3 केसेस बने हैं। केस 1 देखो, अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ रिजर्व। अगर जो आपने क्लेम बनाया, जो आपको क्लेम आया एम्प्लॉय से, उसका अमाउंट जो आपने रिजर्व बनाया था उसके इक्वल है, तो क्या होगा? तो भाई यहाँ पे एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। भाई अब ये जो बात है ना, इसको समझना पड़ेगा हमको। तो देखो मैं यहाँ पे आपको कुछ अमाउंट्स एग्जांपल लेके यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। देखो ध्यान से, यहाँ पे देखना, मैं आपको कहता हूँ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मैंने 50,000 का बना के रखा हुआ है, 50,000 का मैंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना के रखा हुआ है, और मैं केस 1 का डिस्कशन कर रहा हूँ आपके साथ कि भाई जो मेरे को वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आया ना, क्लेम, वो भी 50,000 का ही आ गया, इक्वल आ गया। अगर ये वाला केस है तो आप क्या करेंगे? तो भाई ये सारा का सारा रिजर्व आपको देना पड़ेगा ना, आपको ये सारा का सारा रिजर्व का पैसा क्लेम आ गया तो देना पड़ेगा, एम्प्लॉय को पे करना पड़ेगा। एम्प्लॉय को पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना। तो मतलब ये रिजर्व का पैसा तो चला जाएगा ना आपका। रिजर्व क्रेडिट नेचर का होता है, रिजर्व से पैसा निकाल के जब पे करोगे तो रिजर्व डेबिट नहीं हो जाएगा क्या? रिजर्व का पैसा चला जाएगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा ना 50,000 से। ये बात समझ में आ रही है आपको कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यहाँ पे डेबिट क्यों हुआ? ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई होगी आपको। अब भाई मैं क्या करूंगा, ये 50,000 मुझे एम्प्लॉय को देने हैं ना, देने हैं, तो मैं एक लाइबिलिटी बना दूंगा टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम नाम से। ठीक है, मैंने 50,000 की लाइबिलिटी बना दी। लाइबिलिटी बनाऊंगा तो लाइबिलिटी का अकाउंट क्रेडिट हो गया, लाइबिलिटी बढ़ गई ना, तो लाइबिलिटी का अकाउंट क्रेडिट हो गया। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई कि भाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट क्यों हुआ और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम क्रेडिट क्यों हुआ? भाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि मैंने रिजर्व में से पैसा निकाल दिया, क्योंकि मुझे पैसा पे करना है एम्प्लॉयज को। और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम मैंने एक लाइबिलिटी क्रिएट की, मुझे एम्प्लॉय को पैसा देना है, तो ये लाइबिलिटी मैंने क्रिएट कर दी उसके नाम की, 50,000 उसको देने थे। तो ये केस हमारा इस तरीके से होगा जब हमारा रिजर्व का अमाउंट क्लेम के अमाउंट के इक्वल होगा। ठीक है जी। अब आते हैं भाई केस 2 पे। केस 2 पे आते हैं। यहां पे क्या है, अमाउंट ऑफ क्लेम इज लेस देन अमाउंट ऑफ रिजर्व। तो देखो भाई मैं बोलता हूं मेरा जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है ना वो लेस है, मतलब वो 40,000 का आ गया। मान लो मैंने 50,000 का रिजर्व बना के रखा हुआ था, 40,000 का ही क्लेम आया, सिर्फ 40,000 का क्लेम आया। तो देखो अब मैं क्या करूंगा कि भाई मैं अपना जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को मैं डेबिट करूंगा इसको। कितने का रिजर्व पड़ा था? पूरा 50,000 का, पूरा 50,000 का रिजर्व मैंने डेबिट कर दिया। और मेरी लाइबिलिटी कितने की है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की? 40,000 की। तो 40,000 की मैंने लाइबिलिटी बना दी, यहाँ पे 40,000 मैंने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, जैसे यहाँ पे किए थे, लाइबिलिटी क्रिएट कर दी। अभी भी 10,000 बच गए, तो ये 10,000 में क्या करूंगा, जो भी मेरे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स होंगे, अगर 3 पार्टनर है तो तीनों का क्रेडिट कर दूंगा, 2 पार्टनर है तो दोनों का, ठीक है, ज्यादा भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो जितने भी पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करके उनमें ये 10,000, जो 10,000 बच गए ना, वो 10,000 में ओल्ड रेशो में उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, बांट दूंगा। बात समझ में आ रही है? तो यही एंट्री देखो यहाँ पे की हुई है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बचा हुआ पैसा क्रेडिट किया, इस बात का ध्यान देना। मतलब ये वाले तरीके से हमने एंट्री की। एक तरीके से अगर क्लेम नहीं आता किसी अमाउंट का, तो उस अमाउंट को क्या करते हैं, पार्टनर्स में बांट देते हैं ना। अगर किसी अमाउंट का क्लेम नहीं आता तो उसको पार्टनर्स में बांट देते, तो वही तो काम किया यहाँ पे। भाई क्लेम नहीं आया था 10,000 का, 10,000 हमने पार्टनर्स में बांट दिया। 40,000 का क्लेम आया था तो उसकी लाइबिलिटी क्रिएट कर दी। तो पूरा का पूरा रिजर्व इस तरीके से हमारा जो है वो उसका पैसा हमने निकाल लिया, रिजर्व का पैसा डेबिट हो गया सारा का सारा। 40,000 का हमने लाइबिलिटी क्रिएट किया वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से, और बाकी जो 10,000 बच गए जिसका क्लेम नहीं आया था, भाई वो पैसा तो पार्टनर्स में बांटना ही था ना, तो बांट दिया। ठीक है, तो मतलब केस 2 हमारा इस तरीके से होगा। अब बात करते हैं आगे केस 3 की। अमाउंट ऑफ क्लेम इज मोर देन द अमाउंट ऑफ रिजर्व। भाई क्लेम का अमाउंट है ना ज्यादा आ गया, मतलब केस 3 देखो, केस 3 देखना भाई, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आ गया 60,000 का, रिजर्व पड़ा था 50,000 का, 60,000 का क्लेम आ गया। तो यहां पे मैं क्या करूं भाई, अब तो देखो ध्यान से, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का तो 50,000 पूरा ही चला जाएगा, पूरा ही चला जाएगा, और लाइबिलिटी क्रिएट होगी टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की, लेकिन लाइबिलिटी तो 60,000 की होगी ना, 60,000 देने हैं मुझे। 10,000 कहां से लाऊंगा, डेबिट होगा 10,000, लॉस है मेरा, 10,000 मेरा लॉस है, डेबिट होगा। बात समझना ध्यान से, मुझे 60,000 रुपए देने हैं वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम पे, जबकि रिजर्व तो 50 का ही पड़ा था। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मैंने डेबिट कर दिया, 50,000 तो यहां से निकाल लिया मैंने। अब 10,000 का घाटा नहीं हो गया क्या मुझे, मेरे पास रिजर्व भी नहीं पड़ा हुआ, घाटा हो गया मुझे, तो मैंने डेबिट कर दिया घाटा। बट कौन से खाते में कौन से अकाउंट में ये घाटा मैं डेबिट करूंगा, कौन से अकाउंट में? तो भाई यहां पे ना आपको जब भी घाटा होगा ना पार्टनरशिप में, तो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट नाम से एक अकाउंट खोलेंगे। किस नाम से खोलेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से खोलेंगे। बंद करो फटाफट। तो यहां पे आप P&L अकाउंट में नहीं करेंगे लॉस को डेबिट, P&L अकाउंट में नहीं करेंगे, कहां पे करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट नाम से एक खाता खुलेगा, वहां पे ये लॉस आपका डेबिट होगा, ये लॉस है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो एक तो आपकी ये एंट्री होगी। अब अगली बात, यहां पे ना आपको 10,000 का ये जो लॉस हुआ ना, ये लॉस कौन बियर करेगा? ये पार्टनर्स बियर करेंगे ना। तो एक एक्स्ट्रा एंट्री होगी यहाँ पे, जितने भी पार्टनर्स हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपके डेबिट हो जाएंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, और ये लॉस जो था ये लॉस क्रेडिट हो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। मतलब मैंने लॉस का जो पैसा था वो लॉस में से निकाल लिया पैसा, तो लॉस मेरा क्रेडिट हो गया, लॉस मेरा खत्म हो गया। ठीक है, और ये सारा लॉस मैंने पार्टनर्स के खाते में डेबिट कर दिया, माइनस कर दिया, पार्टनर से वसूल लिया। ठीक है, तो यही 2 एंट्रीज यहाँ पे आपको दी गई है। देखो ओल्ड रेशो में ये लॉस जो 10,000 का है ये पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। पहली एंट्री तो ये हो गई, जो लॉस का अमाउंट होगा वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा। P&L अकाउंट नाम की कोई चीज यहाँ पे नहीं होती है पार्टनरशिप के अंदर। ठीक है, और नेक्स्ट एंट्री क्या होगी भाई, ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस था ये लॉस पार्टनर्स में बटेगा, तो वो वाली एंट्री हमने यहाँ पे कर दी। तो ईच एंड एवरी एंट्री का मीनिंग आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि भाई मैंने कौन सी एंट्री क्यों की। मैं एक बार दोबारा से ये पूरा पेज आपके साथ डिस्कस करता हूं जो मैंने यहाँ पे बातें लिखी हैं। तो भाई यहाँ पे 2 सिचुएशंस हो सकती हैं। सिचुएशन 1 के भाई क्लेम ही नहीं आया, क्लेम आया ही नहीं, और दूसरी सिचुएशन के भाई एम्प्लॉय को चोट लग गई, उसने क्लेम कर दिया। ठीक है, तो अगर क्लेम ही नहीं आया तो सारा का सारा रिजर्व हमारे पास बच गया, तो क्या करेंगे? बांट देंगे पार्टनर्स के बीच में। तो यहाँ पे जैसे एंट्रीज पड़ी थी हमने रिजर्व को बांटेंगे, सेम एंट्री कर दी हमने यहाँ पे। लेकिन अगर क्लेम आ जाता है तो उस केस में 3 केसेस होंगे। हो सकता है कि क्लेम का अमाउंट रिजर्व के अमाउंट के इक्वल हो सकता है कम हो सकता है ज्यादा हो। तो तीनों ही केसेस में मैंने यहाँ पे आपको जो है जर्नल एंट्रीज समझाई है इन तीनों केसेस में। ठीक है, तो आपको ये माइंड में रखनी है। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 7।
इलिस्ट्रेशन नंबर 7 जो है वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड ही है, वहां पे अलग अलग केसेस दिए हुए हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड। तो इलिस्ट्रेशन 7 करते हैं और अच्छे से समझेंगे कि भाई ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से हमें जो है क्वेश्चंस में करना पड़ेगा। तो बच्चों अब आपको आपकी स्क्रीन पे इलिस्ट्रेशन नंबर 7 दिख रहा होगा, तो एक बार रीड करते हैं कि भाई क्वेश्चन में क्या क्या बातें हमें बोली गई हैं, एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे हमें कहा गया कि A, B एंड C शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। ABC पार्टनर्स हैं और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको यहाँ पे बताई गई है 4:3:2। डिसाइड्स टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। अब उन्होंने डिसाइड किया कि भाई फ्यूचर में ये लोग अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे और चेंज करके ये क्या कर देंगे 2:3:4 कर देंगे। अभी क्या है, अभी 4:3:2 है और फ्यूचर में ये 2:3:4 कर देंगे विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। तो भाई क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही हमें बता दिया गया कि फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। क्यों होगा फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है। आगे यहाँ पे हमें बताया गया कि एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 इज दिस। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है अधूरा, तो अधूरी बैलेंस शीट हमें यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो बैलेंस शीट का एक अंश हमें दिया गया, ठीक है। एक्सट्रैक्ट माने एक अंश, ठीक है, मतलब पूरी बैलेंस शीट नहीं दी गई है यहाँ पे। तो 31 मार्च 2020 की यहाँ पे आपको देखो बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट गिवन है। अब एक बात पे ध्यान देना कि ये जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है ये किस डेट को हो रहा है, 1 अप्रैल 2020। और ये बैलेंस शीट भी देखो सेम डेट की है, 1 अप्रैल 2020 बोल लो या 31 मार्च 2020 बोल लो, एक ही तो बात है ना। तो बैलेंस शीट 31 मार्च 2020 की है। इट मींस के डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे ही हमें ये बैलेंस शीट दी गई है, मतलब वो जो रिकॉन्स्टिट्यूशन की डेट है वहां वाली बैलेंस शीट हमें दी गई है, ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाया था। तो भाई इस बैलेंस शीट में देखो हमें लायबिलिटी साइड पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है 90,000 का। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमें यहाँ पे दिया हुआ है 90,000 का। और नीचे हमें क्या कहा गया, नीचे हमें कहा गया शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस, ठीक है। तो ये बात हमें यहाँ पे कही गई है कि भाई आप लोग क्या करके दिखाइए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करके दिखाइए अल्टरनेटिव केसेस। 5 यहाँ पे आपको केसेस दिए गए, केस 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो एक एक करके इन सभी केसेस में हमें यहाँ पे जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताना है, हमें जर्नल एंट्री करके दिखानी है यहाँ पे। तो केस 1 देखो क्या है, व्हेन नो इन्फॉर्मेशन एज टू द क्लेम इज गिवन। इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई हमें, क्लेम के रिगार्डिंग कुछ बोला ही नहीं गया क्वेश्चन में क्लेम के रिगार्डिंग कुछ बोला ही नहीं गया। केस 2 क्या दिया गया कि व्हेन देयर इज नो क्लेम, कि भाई क्लेम है ही नहीं, ठीक है। तो ये दो अलग अलग केसेस हैं। एक काम करते हैं हम एक एक करके सारे केसेस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक एक करके। तो सबसे पहले केस 1 की बात करते हैं। एक बार आप क्वेश्चन ध्यान से देख लो, दोबारा से मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। ABC पार्टनर्स थे, इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 थी और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:4 होने वाली है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। और सेम डेट पे हमें बैलेंस शीट दी गई है और उसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमें दिया गया है 90,000, ठीक है, 90,000। और केस 1 में हमें कहा गया कि भाई क्लेम से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में क्लेम के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट गिवन ही नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रखी। तो अब क्या करेंगे इस केस में, इस केस में जर्नल एंट्री क्या होगी। तो देखो भाई यहाँ पे आप आ जाओ और हम आंसर करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन देखना इलिस्ट्रेशन 7 का, इलिस्ट्रेशन नंबर हमारा 7 है और यहाँ पे मैं आपको केस 1 का सॉल्यूशन बता रहा हूं। तो ध्यान से देखना भाई केस 1 का सॉल्यूशन। केस 1 का सॉल्यूशन क्या होगा कि भाई हमें पूरा का पूरा रिजर्व 90,000 पार्टनर्स में बांट देना चाहिए, क्योंकि कोई क्लेम वाली इंफॉर्मेशन है ही नहीं ना, क्लेम से रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रखी। तो किसी भी एम्प्लॉय ने क्लेम ही नहीं किया, तो सारा का सारा हमारा पैसा बच गया ना, रिजर्व वाला पैसा। और रिजर्व का पैसा बच जाएगा तो क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे। रिजर्व से पैसा निकालेंगे और पार्टनर्स को दे देंगे। रिजर्व से पैसा निकालेंगे तो रिजर्व तो क्रेडिट नेचर का होता है, पैसा निकालेंगे तो डेबिट हो जाएगा। और पार्टनर्स को देंगे तो पार्टनर्स के अकाउंट में प्लस होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना, 90,000। और ये सारा पैसा पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा। पार्टनर्स कौन कौन है, A, B और C। तो 2 A's कैपिटल अकाउंट,
यहाँ पे जो कैपिटल्स हैं वो फ्लक्चुएटिंग एज्यूम करूंगा क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे टू बीज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे टू सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। अब भाई बात यह है कि ये 90,000 जो मुझे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है ये किस रेशो में करना है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये है कि किस रेशो में बांटना है। तो मैंने आपको पढ़ाया था ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या है देखो क्वेश्चन में 4:3:2, तो 4:3:2 में 90,000 को मैं डिवाइड कर दूंगा। तो मतलब सबसे पहले आएगा 4 डिवाइडेड बाय 9, 4 डिवाइडेड बाय 9 माने 40,000 रुपीज ए के अकाउंट में आएंगे, 40,000 रुपीज ए के अकाउंट में आएंगे। उसके बाद 3 डिवाइडेड बाय 9, तो 90,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 9, तो 30,000 रुपीज बी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। और बाकी का जो 20,000 बच गया वो सी के कैपिटल अकाउंट में यहां पे इस तरीके से जो है ट्रांसफर हो जाएगा। तो बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर, बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये था केस नंबर 1। भाई आगे देखो क्वेश्चन एक बार दोबारा देखो। क्वेश्चन में केस 2 क्या है, व्हेन देयर इज नो क्लेम, मतलब आपको इंफॉर्मेशन तो दी गई है क्वेश्चन में, लेकिन इंफॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ है कि देयर इज नो क्लेम, क्लेम ही नहीं आया, क्लेम ही नहीं आया। तो केस 2 में क्या होगा, क्लेम ही नहीं आया, तो दोबारा वही बात कि भाई सारा पैसा तो बच गया ना, तो क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे पूरा रिजर्व। तो ये तो भाई सेम हो गया, सेम एज केस 1, तो इसमें तो कुछ करने की आवश्यकता है नहीं, सेम एज केस 1। भाई आगे देखो क्वेश्चन एक बार दोबारा देखो, केस 3 क्या है। केस 3 में कहा गया व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 45,000। भाई क्लेम आ गया, क्लेम आ गया कितने का, 45,000 का। हमारे पास रिजर्व कितना पड़ा है, हमारे पास रिजर्व पड़ा है 90,000, तो मतलब जितना रिजर्व पड़ा है उससे कम अमाउंट का क्लेम आया, ठीक है। द अमाउंट ऑफ क्लेम इज लेस देन द अमाउंट ऑफ रिजर्व, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखो भाई केस 3 में क्या होगा, केस 3 में क्या होगा, हमारे पास सफिशिएंट रिजर्व पड़ा हुआ है ना, हम पूरा का पूरा रिजर्व यहां पे यूटिलाइज कर लेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। तो भाई 90,000 यहां पे पूरा रिजर्व मैंने डेबिट कर दिया, लेकिन क्लेम तो सिर्फ 45,000 का ही आया, तो 45,000 की लाइबिलिटी बना देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो भाई ये मैंने लाइबिलिटी बना दी, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट नाम से। तो यहां पे मैंने लाइबिलिटी क्रिएट कर दी, कितने की लाइबिलिटी, 45,000 की। अब मेरे पास अभी भी 45,000 बच गया ना, तो क्या करूं उस 45,000 का, भाई पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे ओल्ड रेशो में। तो भाई यहां पे टू एज कैपिटल अकाउंट आएगा, पार्टनर्स में बांट रहा हूं ये पैसा, तो उनके खाते में क्रेडिट होगा, प्लस होगा, ठीक है। टू बीज कैपिटल अकाउंट आएगा और टू सीज कैपिटल अकाउंट भी आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे हमारे पास ये 45,000 बटेगा, किस रेशो में बटेगा, 4:3:2 में। तो 45,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 9, तो 20,000 तो ए के अकाउंट में आएगा, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से 45,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 9, 15,000 जो है वो बी के खाते में आ जाएगा। और उसके बाद ऐसे ही 45,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9, 10,000 रुपीज सी के खाते में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्रीटमेंट यहां पे होगा केस 3 में। तो नरेशन लिखेंगे बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो ये हमारा केस 3 हो गया यहां पे। अब भाई आगे देखो केस 4, एक बार रीड कर लो, केस 4 क्या है, व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 99,000। भाई जितना रिजर्व है ना उससे ज्यादा का क्लेम आ गया। देखो यहां पे केस 4, जितना रिजर्व हमने बनाया उससे ज्यादा अमाउंट का क्लेम आ गया हमें। तो भाई इस केस में क्या होगा, देखो हमारे पास अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का पड़ा है, 90,000 का पड़ा है ना। तो यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट में पूरा का पूरा रिजर्व जो है वो यूटिलाइज कर लूंगा पेमेंट के लिए 90,000 रुपीज। और लेकिन क्लेम कितने का बनाना है, देखो ध्यान से, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, क्लेम कितने का बनेगा, 99,000 का। भाई 9,000 का तो घाटा नहीं हो गया, हमको लॉस हो गया ना 9,000 का, तो ये लॉस डेबिट हो जाएगा हमारा। लेकिन किस अकाउंट में डेबिट होगा, तो मैंने बताया था रीवैल्यूएशन अकाउंट,
यहाँ पे P&L अकाउंट नहीं यूज करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में ये जो है डेबिट होगा लॉस, ठीक है। और मैंने बताया था इस केस में एक और एंट्री करनी पड़ेगी आपको, ये जो लॉस है ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर के खाते से कटेगा, पार्टनर के अकाउंट में माइनस होगा, मतलब डेबिट होगा। तो मतलब यहाँ पे एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट एंड सीज कैपिटल अकाउंट, ये तीनों डेबिट हो जाएंगे। और ये जो हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किया था ये क्रेडिट हो जाएगा। ये लॉस मैं पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, ठीक है। तो लॉस मेरा हट गया, 9000 का लॉस मेरा हट गया, और ये पार्टनर्स में बटेगा तो कितना कितना आएगा यहाँ पे ओल्ड रेशो में 432 में, तो 4000, 3000 एंड 2000 रुपीज यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नरेशन जब लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग लाइबिलिटी फॉर क्लेम, लाइबिलिटी फॉर क्लेम अराइजेज, और यहां पे लिखेंगे बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो ये हमारा केस 4 था। आगे देखो भाई केस 5 क्या है। केस 5 में आपको कहा गया कि व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 90,000। अब भाई जितना रिजर्व है उतने का ही क्लेम आ गया, जितना रिजर्व है उतने का ही क्लेम आ गया। तो देखो आंसर यहाँ पे केस 5 का, जितना रिजर्व है उतने का ही क्लेम आ गया, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को यूज करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हो गया 90,000, और क्लेम भी तो 90 का ही आया ना, तो क्लेम बना देते हैं, लाइबिलिटी बना देते हैं क्लेम की, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट कितना 90,000, 90,000। तो बीइंग लाइबिलिटी फॉर क्लेम अराइजेस, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। 5 केसेस थे यहाँ पे, और पांचों ही केसेस आपको जो है समझ में आ गए होंगे उम्मीद करता हूं। तो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का पूरा ट्रीटमेंट हमने अच्छे से सीख लिया है। अब ये जो ट्रीटमेंट है ना, ये आगे आने वाले चैप्टर्स में भी यूज होगा, तो आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अच्छे से इसको पूरा थ्योरेटिकली समझना पड़ेगा, जैसे जैसे मैंने सारे केसेस समझाए थे आपको अच्छे से, ठीक है। अगर आप अभी नहीं करेंगे प्रैक्टिस तो आगे ये एडमिशन वाले चैप्टर में भी दोबारा आएगा, रिटायरमेंट वाले में भी आएगा, डेथ में भी आएगा, डिसोल्यूशन में भी आएगा, तो उन चैप्टर्स में फिर आप दोबारा पूछेंगे कि भैया ये दोबारा समझाओ, तो वो थोड़ी सी जो है मुसीबत वाली बात हो जाएगी, वहां पे हम फिर दोबारा नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे इतना टाइम जो मैंने लगाया समझाने में, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अभी ही ढंग से कर लो, बाद में यही चीजें दोबारा पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लेना, अच्छे से, ठीक है, अच्छे से रिवाइज करना इंपॉर्टेंट चीज थी। अब बच्चों आगे देखो, आगे जो यहाँ पे हमारा स्पेशल रिजर्व था वो था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो भाई सबसे पहली बात, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझना है हमको। उसके बाद आगे की बातें भी देखेंगे, आगे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा वो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो भाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मीनिंग देखना है हमें सबसे पहले। तो भाई देखो नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, फ्लक्चुएशन मतलब फ्लक्चुएट करना। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स होती है ना, उनकी वैल्यू फ्लक्चुएट करती है। मान लेते हैं कि मेरी फर्म ने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, मेरी फर्म ने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, और उन शेयर्स की मार्केट वैल्यू जो है वो घटती बढ़ती रहती है, ठीक है, घटती बढ़ती रहती है। तो शेयर्स की मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट करने से मुझे लॉस भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। अब भाई मान लो मैंने 50,000 के शेयर्स खरीदे, तो मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है, 50,000 की इन्वेस्टमेंट है ना मेरी, 50,000 इन्वेस्ट कर दिए मैंने शेयर्स में। अब मान लो कि उन शेयर्स की मार्केट वैल्यू घट जाती है, उन शेयर्स की मार्केट वैल्यू 40,000 हो जाती है मार्केट में, तो मुझे 10,000 का नुकसान नहीं हो जाएगा क्या, नुकसान हो जाएगा ना। तो उसी नुकसान से बचने के लिए हम लोग रिजर्व बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कि अगर कल को मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्लक्चुएट होने से मुझे अगर लॉस हो जाता है ना, तो उस लॉस को मैं सेट ऑफ कर पाऊंगा इस रिजर्व के अमाउंट से, ठीक है, इसलिए मैं ये रिजर्व बनाता हूं। तो देखो बुक में जो आपकी डेफिनेशन दी है वो मैं आपको रीड करवा देता हूं, स्क्रीन पे आपको दिखेगी, आप बुक में भी देखते रहना साथ साथ। इन्वेस्टमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट कॉस्ट। भाई इन्वेस्टमेंट को
हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने कंपनी के शेयर्स 50,000 के खरीदे तो मेरी कॉस्ट कितनी है 50,000, तो 50,000 पे मैं अपनी बुक्स में उसको रिकॉर्ड करूंगा, मतलब एसेट साइड पे शो करूंगा बैलेंस शीट में। हाउएवर इट्स मार्केट वैल्यू मे बी इक्वल टू और लोअर और हायर देन इट्स बुक वैल्यू। अब हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो कॉस्ट के इक्वल हो या उससे कम हो या ज्यादा हो। मतलब मैंने 50,000 के शेयर खरीदे तो हो सकता है मार्केट वैल्यू 50,000 ही हो, या उससे कम भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। आगे बोला गया कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज अ रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ द प्रॉफिट टू मीट फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अगर मार्केट वैल्यू फॉल हो गई ना तो उस केस में लॉस होगा, तो उस लॉस को सेट ऑफ करने के लिए इस रिजर्व का यूज किया जाता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। मतलब इस रिजर्व का यूटिलाइजेशन तो तभी हो पाएगा जब मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम होगी। मतलब जो मेरी बुक वैल्यू है मान लो वो 50,000 है और मार्केट वैल्यू 40,000 हो गई, तो सिर्फ इसी केस में मैं इस रिजर्व का यूज कर सकता हूं। अगर मेरी बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू के इक्वल है या फिर जो मार्केट वैल्यू है वो बुक वैल्यू से ज्यादा है, तो उस केस में मैं इसका यूज नहीं करूंगा, ठीक है। उस केस में इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये बाकी बातें हैं ये हम डिस्कस करेंगे अभी। तो मेन बात इतनी ही थी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो क्यों बनाया जाता है, वो इसलिए बनाया जाता है कि भाई अगर कल को इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्लक्चुएट हुई और उस वजह से मुझे लॉस हो गया, मार्केट वैल्यू डाउन चली गई अगर इन्वेस्टमेंट की, तो वो जो लॉस होगा वो मैं यहां से सेट ऑफ कर सकता हूं। अब यहाँ पे 3 सिचुएशन हमारे पास बनती है, 3 सिचुएशन है यहाँ पे। सिचुएशन नंबर 1 देखो, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू बुक वैल्यू। भाई मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू इक्वल है, मैंने 50,000 के शेयर्स खरीदे, 50,000 मैंने इन्वेस्ट किए और मार्केट में भी उसकी वैल्यू 50,000 ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिचुएशन 2, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन बुक वैल्यू। मैंने 50,000 के शेयर खरीदे लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू अब 40,000 है, ठीक है, तो मार्केट वैल्यू इज लोअर देन बुक वैल्यू। और सिचुएशन 3 यहां पे है, देखो, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज हायर देन बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू जो है वो बुक वैल्यू से ज्यादा है। तो 3 अलग अलग सिचुएशंस हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे मैं सिचुएशन 1 की बात करता हूँ। सिचुएशन 1 देखो, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू इक्वल है, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू इक्वल है। तो देखो यहाँ पे देखना ध्यान से, मैं आपको कहता हूं कि भाई जो मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो 50,000 की हैं, बुक वैल्यू मतलब उनकी 50,000 है, मैंने बैलेंस शीट में 50,000 पे उसको रिकॉर्ड कर रखा है, ये मेरी बुक वैल्यू है। ये मेरी बुक वैल्यू बोल लूं या कॉस्ट बोल लूं एक ही बात है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को मैं कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करता हूं तो बुक वैल्यू भी कॉस्ट की इक्वली होगी। तो ये हमारे पास इस तरीके से है। और मैं आपको सिचुएशन 1 समझा रहा हूं। सिचुएशन 1 क्या है कि भाई मेरी जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू जो यहां पे मेरे पास है वो भी मेरी 50,000 है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे कोई नुकसान हो रहा है क्या? मुझे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा ना, 50,000 की चीज खरीदी, मार्केट में भी 50,000 की वैल्यू है, कोई नुकसान तो नहीं हो रहा मुझे। तो इसका मतलब वो जो मैंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा है, देखो मैंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा था, 10,000 का ये रिजर्व था, ठीक है, ध्यान देना ये पूरा क्वेश्चन है। मेरे पास 50,000 की इन्वेस्टमेंट पड़ी है, मतलब बुक वैल्यू 50,000 है और मार्केट वैल्यू उसकी 50,000 ही है, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू इक्वल है। और मैं बता रहा हूं कि भाई मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा था, लायबिलिटी साइड पे मैंने एक रिजर्व बना के रखा हुआ था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, 10,000 का ये रिजर्व था। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस रिजर्व का कोई यूज हो सकता है? भाई कुछ यूज होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा यूज? क्योंकि भाई मुझे लॉस ही नहीं हुआ, मेरी मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम है ही नहीं, तो इस रिजर्व का कोई यूज होना ही नहीं है। ये रिजर्व पूरा का पूरा बच गया तो क्या करूं? पार्टनर्स में बांट दूंगा ना, बच गया अगर रिजर्व तो पार्टनर्स में बांट दूंगा। तो देखो यही तो एंट्री कर रखी है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो मतलब नॉर्मल केस जैसे कि हमने यहां पे पढ़ा था, ये वाला केस, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यही सेम चीज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में भी हमने पढ़ी थी कि भाई अगर पूरा रिजर्व बच जाता है तो बांट दो पार्टनर्स में। तो सिचुएशन 1 तो इजी है एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं सिचुएशन 2 पे, सिचुएशन 2 पे आते हैं। सिचुएशन 2 देखना, अभी भी मैं आपको इंफॉर्मेशन जो बता रहा हूं वो सेम है। इन्वेस्टमेंट जो है वो 50,000 की है, इन्वेस्टमेंट 50,000 की है, बुक वैल्यू मतलब मेरे पास 50,000 है इन्वेस्टमेंट की। और मैं यहां पे आपको मार्केट वैल्यू जो है ना, मार्केट वैल्यू मैं आपको यहां पे दूंगा। मार्केट वैल्यू यहां पे हम ले लेते हैं 40,000, ठीक है, मार्केट वैल्यू 40,000 ले लिया। और यहां पे मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा हुआ था। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो मेरे पास पड़ा हुआ था वो था मेरे पास
से 12,000, ठीक है, 12,000 का मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था, ठीक है। अब हालांकि सिचुएशन 2 में 3 केसेस हैं, सिचुएशन 2 में भी 3 केसेस हैं, तो एक बार मैं आपको रीड करवा देता हूं, फिर मैं यहाँ पे एग्जांपल पे आता हूं। देखो सिचुएशन 2 क्या है कि भाई जो मार्केट वैल्यू है वो बुक वैल्यू से कम होगी, ये बात तो आपको समझ में आ गई कि मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम होगी तो लॉस होगा। अब यहाँ पे 3 केसेस हैं, फॉल इन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन रिजर्व, फॉल इन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन रिजर्व, फॉल इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू रिजर्व एंड फॉल इन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन रिजर्व। तो 3 अलग अलग केसेस हैं। तो यहाँ पे मैं केस 1 आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं अभी। देखो यहाँ पे फॉल इन इन्वेस्टमेंट कितना है, फॉल इन इन्वेस्टमेंट कितना है यहाँ पे 10,000, 10,000 का फॉल हुआ ना इन्वेस्टमेंट में, और मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है 12,000। फॉल इन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन रिजर्व, है कि नहीं, ये बात सही बात है ना। फॉल इन इन्वेस्टमेंट 10,000 है जो कि 12,000 से कम है, लेस देन रिजर्व है। तो केस 1 की चर्चा यहां पे हम कर रहे हैं, फॉल इन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन रिजर्व। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, तो भाई देखो सॉल्यूशन देखो इसका। मैं यहां पे क्या करूंगा, ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो मेरे पास पड़ा हुआ था, रिजर्व जो मेरे पास पड़ा था, मैं डेबिट कर दूंगा। कितने का रिजर्व था, 12,000 का रिजर्व था। मैं इस रिजर्व को यूज करूंगा जो लॉस हुआ उसको सेट ऑफ करने के लिए। तो लॉस को सेट ऑफ कैसे करूंगा, देखो मैं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटा दूंगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट कर दिया। इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्केट में गिर गई, देखो मार्केट में वैल्यू गिर गई, तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को भी मार्केट वैल्यू पे लेके आऊंगा, ठीक है। जब मार्केट में वैल्यू गिरेगी तो मुझे भी अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू उस हिसाब से गिरानी पड़ेगी। तो कितनी वैल्यू गिरी है, 10,000 मेरी वैल्यू गिर गई ना, तो 10,000 मैंने यहां पे लिख दिया। अब ये 10,000 वैसे मैंने निकाला कैसे है भाई, ये मैंने निकाला बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। देखो बुक वैल्यू कितनी थी 50,000, मार्केट वैल्यू कितनी थी 40,000, तो बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। देखो यहां पे मैंने यही बात लिखी है, बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू, ये शॉर्ट में मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये 10,000 निकाल दिया मैंने, मतलब जितना भी मेरा लॉस है वो यहां पे आ जाएगा, ठीक है। और अभी भी मेरे पास रिजर्व बच गया, रिजर्व बच गया तो क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे। 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितने भी पार्टनर्स हैं ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा उनमें। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये केस 1 था। केस 2 देखो भाई, यहां पे केस 2 क्या होगा, केस 2 क्या होगा कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट पड़ी है मान लो 50,000 की, 50,000 की इन्वेस्टमेंट है, और मैं बताता हूं कि उनकी मार्केट वैल्यू जो है वो हम मान लेते हैं 40,000 हो गई, मार्केट वैल्यू 40,000 हो गई है हमारे पास, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मेरे पास पड़ा हुआ है 10,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। अब मुझे बताओ फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, फॉल इन इन्वेस्टमेंट कितना है मेरे पास 10,000 है ना, 50,000 की इन्वेस्टमेंट थी, 40 की होगी तो 10,000 हो गया फॉल इन इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी कितना है 10,000 ही तो है। तो ये केस 2 यही तो था, फॉल इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू रिजर्व, फॉल इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू रिजर्व, ठीक है, रिजर्व के बराबर है। तो इस केस में क्या होगा भाई, सारा का सारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में यूटिलाइज कर लूंगा, डेबिट कर दूंगा। 10,000 का रिजर्व मैंने यूटिलाइज कर दिया, डेबिट कर दिया, और इससे मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट गिरा दी, 10,000 की, ठीक है। तो बात ही खत्म हो गई सारी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रेडिट नेचर का, रिजर्व सारे क्रेडिट नेचर के होते हैं, तो यूटिलाइज करूंगा तो उसमें से पैसा निकालूंगा तो वो डेबिट हो जाएगा। और मैंने इसमें से पैसा जो यूटिलाइज किया वो किस चीज के लिए किया, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सेट ऑफ करने के लिए, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिराने के लिए। इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, एसेट की वैल्यू गिराऊंगा तो एसेट का अकाउंट क्रेडिट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से केस 2 हो गया। अगली बात है केस 3। केस 3 क्या था भाई, केस 3 था कि फॉल इन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन रिजर्व। तो मान लो कि इन्वेस्टमेंट 50,000 की थी, इन्वेस्टमेंट 50,000 की थी और मार्केट वैल्यू हो गई 40,000, फॉल हो गई वैल्यू। और मैं बताता हूं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है ना, ये मेरे पास पड़ा हुआ है से 8,000 पड़ा हुआ है, ठीक है, 8,000 ही पड़ा हुआ है। अब मुझे बताओ फॉल इन इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, फॉल इन इन्वेस्टमेंट कितना है भाई, यहाँ पे 10,000 है, 50,000 की इन्वेस्टमेंट 40 की होगी तो 10,000 का फॉल हो गया, इन्वेस्टमेंट में लॉस हो गया मुझे इतने का। और रिजर्व तो लेकिन मेरे पास 8,000 ही पड़ा है इस केस में, यहाँ पे तो रिजर्व ही मेरे पास इनसफिशिएंट है ना। तो देखो मैं क्या करूंगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है, कितना 8,000 रिजर्व पड़ा है तो 8,000 ही, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कितना आएगा 10,000 जो फॉल इन इन्वेस्टमेंट था वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू करके जो अमाउंट आएगा। अब 2,000 का घाटा हो गया, घाटा हो गया भाई साहब। घाटा कहां पे डालूंगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डालूंगा घाटा। रिजर्व से अगर मुझे घाटा होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा, मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो ये घाटा चला गया। अब भाई अगली एंट्री यहाँ पे ये घाटा पार्टनर्स को बांटने की होगी, तो वो एंट्री तो मैंने आपको वर्कमैन कंपनसेशन में भी बताई थी।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, घाटा उनके खाते से काट दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। और 2 रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो लॉस था ये लॉस खत्म हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो ये 2000 का लॉस जो भी मुझे हुआ ये पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा केस नंबर 3। तो आपको ये तीनों केसेस यहाँ पे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। ये सिचुएशन 2 थी हमारी। अब आते हैं भाई सिचुएशन 3 की तरफ। सिचुएशन 3 क्या है? व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज हायर देन बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू जो है वो बुक वैल्यू से ज्यादा है। अगर मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा होगी उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा? तो यहां पे देखो भाई, यहां पे देखना, मैं कहता हूं कि इन्वेस्टमेंट जो मेरे पास पड़ी है वो 50,000 की है, इन्वेस्टमेंट 50,000 की है, लेकिन इसकी मार्केट वैल्यू ना 60,000 हो गई। मार्केट वैल्यू 60,000 होगी। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज हायर देन बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितनी थी? बुक वैल्यू 50,000 थी और मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 60,000 हो गई। तो इस केस में एंट्रीज कैसे होंगी? अब मुझे एक बात बताओ, पहली बात, क्या इस केस में कोई लॉस हो रहा है? मुझे कोई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फॉल हो रही है क्या? नहीं हो रही ना, तो लॉस तो हो ही नहीं रहा। लॉस तो हो ही नहीं रहा ना, तो भाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पूरा का पूरा बच गया। अब बच गया तो क्या करेंगे? पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पहली एंट्री तो यहां पे यही होगी ना, देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। सारा का सारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो होगा मेरे पास वो मैं पार्टनर्स में बांट दूंगा। इस एग्जांपल में मान लो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मेरे पास पड़ा हुआ था 10,000 का, तो ये 10,000 का जो भी रिजर्व होगा ये डेबिट कर दूंगा, मतलब रिजर्व में से पैसा मैंने डेबिट कर दिया, निकाल लिया, और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा, पार्टनर्स में बट जाएगा, ठीक है। ओल्ड रेशो में यहाँ पे मैं पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में बांट दूंगा। अगली बात, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है ना, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी मुझे अपनी बुक्स में, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब भाई इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो फायदा होगा या नुकसान? फायदा हो जाएगा ना। इन्वेस्टमेंट अकाउंट मैंने डेबिट कर दिया, कितनी वैल्यू बढ़ी है? 10,000, तो 10,000 से मैं डेबिट कर दूंगा जितनी वैल्यू मेरी इंक्रीज हुई है उससे। मेरी बुक वैल्यू 50 थी, मार्केट वैल्यू 60 है, तो 10,000 इंक्रीज हुआ तो 10,000 से मैंने डेबिट कर दी, इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी, फायदा हो गया। फायदा क्रेडिट नेचर का होता है, लेकिन कौन से खाते में क्रेडिट करूंगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में 10,000 का फायदा क्रेडिट कर दूंगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि भाई लॉस होता है तो भी रीवैल्यूएशन अकाउंट में सेट ऑफ होगा। प्रॉफिट अगर हो जाता है इस तरीके से, अगर प्रॉफिट कब होगा? जब मार्केट वैल्यू बढ़ेगी तब होगा प्रॉफिट। तो उस केस में इस तरीके से इन्वेस्टमेंट बढ़ा दूंगा और जो फायदा है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा। अब ये फायदे का मजा कौन उठाएगा भाई? फायदे का मजा पार्टनर्स उठाएंगे। तो भाई ये फायदा पार्टनर्स में बांट देंगे, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट अब डेबिट हो जाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट जो क्रेडिट किया था मैंने, ये जो प्रॉफिट था इसमें से पैसा निकाल लूंगा। अब मैं निकालूंगा तो डेबिट कर दूंगा इसको 10,000 को, और ये पैसा पार्टनर्स के खाते में जोड़ दूंगा। जोड़ने का मतलब क्रेडिट कर दूंगा, पार्टनर्स को दे दूंगा। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स में ये जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 10,000। तो ये 3 एंट्रीज आपको यहाँ पे इस तरीके से दी गई हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड। तो आपको तीनों ही सिचुएशंस मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई है तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए, अच्छे से देखिए दोबारा से पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का जो भी डिस्कशन मैंने अभी किया, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको इलिस्ट्रेशन नंबर 8 कराऊंगा, ठीक है, जो कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड है। और ये सारी बातें और अच्छे से वहां पे हम लोग समझेंगे और अच्छे से हमें वहां पे समझ आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 8। अब देखो भाई, इलिस्ट्रेशन नंबर 8 आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। एक बार रीड कर लेते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 8 क्या है। ए, बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:3:2। एबीसी पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 हमें दी गई है। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3:4 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। तो भाई 1 अप्रैल 2020 से ये लोग अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहते हैं, 2:3:4 करना चाहते हैं। एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 इज दिस। तो भाई यहाँ पे हमें एक्सट्रैक्ट मतलब एक अंश दिया गया है बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट का एक पार्ट दिया गया है, मतलब पूरी कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है। लाइबिलिटी साइड पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 18,000 रुपीज, और एसेट साइड पे इन्वेस्टमेंट्स हैं एट कॉस्ट जो कि हमें 2 लाख रुपीज गिवन है। तो भाई इन्वेस्टमेंट्स गिवन है 2 लाख रुपए और हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा है 18,000 का। शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। तो अलग अलग हमें अल्टरनेटिव केसेस यहाँ पे दिए गए हैं और हमें कहा गया कि आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें यहाँ पे करके बताइए। केस 1 देखो क्या है, व्हेन देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन, मतलब आपको बस बैलेंस शीट दी है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब आपको ना मार्केट वैल्यू में चेंजेस नहीं बता रखे, मतलब आपको क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बढ़ी या घटी या कोई चेंज नहीं हुआ उसमें, ऐसा कुछ बता ही नहीं रखा आपको।
तो अब अगर आपको क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रखी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू के रिगार्डिंग, तो यहां पे एक एजम्पशन ये होगी हमारी कि भाई कोई चेंज आया ही नहीं होगा इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में। मतलब 2 लाख रुपए की कॉस्ट की इन्वेस्टमेंट हमारे पास जैसे पड़ी हुई है ना, तो मार्केट वैल्यू भी 2 लाख ही होगी। ठीक है, दोबारा से देखो, अगर हमें मार्केट वैल्यू के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है क्वेश्चन में, लिख लेना इस बात को। ठीक है, भूल जाओगे, मुझे पता है भूल जाओगे। ठीक है, मैं जानता हूं तुम्हारा दिमाग, तो भाई लिख लेना, अगर हमें क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू के रिगार्डिंग अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो हम ये मानेंगे कि कोई चेंजेस आए ही नहीं है मार्केट वैल्यू में। मतलब मार्केट वैल्यू और कॉस्ट इक्वल है। ठीक है, मतलब बुक वैल्यू इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू वाला केस मैं लेके चल रहा हूं। ठीक है, मतलब केस नंबर 1, सिचुएशन नंबर 1 है, मतलब सिचुएशन 1 है ये हमारी। ठीक है, तो यहां पे हमारी एंट्री क्या होगी? अब भाई हमारा पूरा का पूरा रिजर्व बच गया ना, क्योंकि मेरी जो मार्केट वैल्यू है वो बुक वैल्यू के इक्वल है, तो मुझे कोई नुकसान ही नहीं हुआ। मेरी जो मार्केट वैल्यू वो फॉल हुई ही नहीं है, तो मुझे कोई नुकसान हुआ ही नहीं। जब नुकसान ही नहीं हुआ तो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बच गया। बच गया तो जर्नल एंट्री क्या होगी? देखो यहाँ पे बच गया तो जर्नल एंट्री, इलिस्ट्रेशन नंबर हमारा क्या था? ये 8 था। तो यहाँ पे मैं केस 1 की एंट्री आपको करके दिखा रहा हूं। सारा रिजर्व बच गया, तो एंट्री क्या होगी? तो भाई पूरा का पूरा रिजर्व पार्टनर्स में बांट देंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और पार्टनर्स के खाते में ये पैसा क्रेडिट कर दूंगा, जोड़ दूंगा। ठीक है, तो 2A's कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यहां पे अजम्पशन होगी हमारी, 2B's कैपिटल अकाउंट एंड 2C's कैपिटल अकाउंट। भाई कितने का रिजर्व था? 18,000 का। तो इस 18,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो बताना कितनी है मेरी? ओल्ड रेशो देखो क्वेश्चन में कितनी है, ओल्ड रेशो कितनी है? तो भाई ओल्ड रेशो हमें यहां पे दी गई है 4:3:2। ठीक है, 4:3:2। तो इस 18,000 को 4:3:2 में बांटेंगे तो 18,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 9, तो 8,000 तो आ जाएगा ए के अकाउंट में। ऐसे ही 18,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 9, तो 6,000 यहां पे मेरे पास बी के अकाउंट में आ जाएगा। और ऐसे ही 18,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9, तो 4,000 जो है वो सी के अकाउंट में यहां पे आ जाएगा। यहां पे लिख देंगे बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो रिजर्व हमने बांट दिया पार्टनर्स के बीच में। ये था हमारा केस नंबर 1। आगे देखो भाई केस नंबर 2। तो ध्यान से देखो भाई, केस नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है बुक में? व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख। तो भाई मतलब मार्केट वैल्यू जो है वो 2 लाख ही है। आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बता दिया कि मार्केट वैल्यू 2 लाख है। तो भाई बुक वैल्यू भी तो 2 लाख है ना, तो इसका मतलब बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू इक्वल है। तो ये तो केस 1 ही हो गया एक तरीके से हमारा। ठीक है, केस 1 ही तो हो गया ये, तो सेम एज केस 1 जो हमने किया था वही सेम आंसर है इसका। आगे देखो केस 3। व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,91,000। भाई मार्केट वैल्यू जो है वो 1,91,000 हो गई है। ठीक है, तो केस 3 की तरफ आते हैं। देखो ध्यान से, केस 3 देखना आप ध्यान से। भाई इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी है, बुक वैल्यू कितनी है? 2 लाख। मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। इन्वेस्टमेंट जो है उसकी बुक वैल्यू कितनी है? 2 लाख। मार्केट वैल्यू कितनी दे दी हमको? 1,91,000। अब मुझे बताओ फॉल इन वैल्यू कितना हुआ? कितनी वैल्यू गिर गई है मेरी इन्वेस्टमेंट की? 9,000 रुपीज मेरी वैल्यू गिर गई ना इन्वेस्टमेंट की। और मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना पड़ा हुआ है? 18,000 पड़ा हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास जो फॉल इन वैल्यू है वो रिजर्व से ज्यादा है या कम है? फॉल इन वैल्यू रिजर्व से कम है। फॉल इन वैल्यू रिजर्व जो मेरे पास पड़ा है उससे कम है। तो एंट्री क्या होगी? देखना ध्यान से, इसका आंसर देखना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं समझाने के लिए। ठीक है, आप लोग पूरा लिखेंगे, एब्रीवेशन का यूज नहीं करेंगे। तो 18,000 यहाँ पे पूरा मैं लिख दूंगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पूरा 18,000 लिख दिया मैंने यहाँ पे। और 2 क्या होगा? 2 इन्वेस्टमेंट जो मेरा लॉस हुआ 9,000 का वो यहाँ पे आ जाएगा, बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। ठीक है, 9,000 आ गया यहाँ पे। अभी भी 9,000 बच गए ना,
9,000 तो अभी भी बच गए मेरे पास रिजर्व में, तो वो वाला रिजर्व मैं क्या करूंगा, बांट दूंगा पार्टनर्स में, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो ये सब चीजें आपको सोचनी है, ठीक है, सोच के समझ में आएंगे। तो कितना कितना अमाउंट यहां पे आ जाएगा आपके पास, तो भाई 9,000 रुपीज जो बच गए हैं वो बांटने हैं। 9,000 इंटू ओल्ड रेशो में 9,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 9, तो ये आएगा 4,000। ऐसे ही यहां पे आ जाएगा 3,000 और यहां पे आ जाएगा 2,000, ठीक है। तो ये एंट्री यहां पे होगी, ठीक है, आपको एंट्री समझ में आ गई होगी। बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो ये हमारे पास केस 3 था। केस 3 आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। आगे बढ़ते हैं भाई केस 4 की तरफ। तो देखो भाई केस 4 क्या है, when मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,18,000, मार्केट वैल्यू जो है वो बुक वैल्यू से ज्यादा है, मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा है। तो देखो यहाँ पे बुक वैल्यू कितनी थी, 2 लाख, मार्केट वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू कितनी है, 2,18,000। भाई अब फॉल तो नहीं हो रहा ना मार्केट वैल्यू में, मार्केट वैल्यू तो ज्यादा हो गई है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना पड़ा हुआ है मेरे पास, 18,000 इतना पड़ा हुआ है। अब भाई ये रिजर्व किस काम का, क्या मैं इस रिजर्व को यूटिलाइज कर सकता हूं, नहीं कर सकता। रिजर्व तो सिर्फ तभी यूटिलाइज होगा ना जब मेरे को लॉस होगा, जब मार्केट वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, बुक वैल्यू से कम हो जाएगी। बट यहाँ पे तो कम हो ही नहीं रही, यहाँ पे तो बढ़ रही है। तो ये रिजर्व किस काम का, किसी भी काम का नहीं है, बांट दो पार्टनर्स में, पूरा का पूरा रिजर्व बच गया। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, पूरा 18,000 ओल्ड रेशो में बांट देंगे 4:3:2 में। तो 8,000, 6,000 और 4,000, ठीक है। मैं फटाफट से यहाँ पे एंट्री करके दिखा देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से ये एंट्री होगी, एक तो पूरा रिजर्व बांट दिया मैंने। अगली बात मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है, देखो 18,000 इंक्रीज हो गई ना, तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर दूंगा, बढ़ा दूंगा वैल्यू। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 18,000 मैंने वैल्यू बढ़ा दी इन्वेस्टमेंट की, और मुझे फायदा हुआ ना, फायदा कहां जाएगा, क्रेडिट होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। फायदे क्रेडिट नेचर के होते हैं भाई, घाटे डेबिट नेचर के होते हैं। तो ये फायदा मैंने क्रेडिट कर दिया, और ये फायदा पार्टनर्स में भी तो बांटूंगा ना। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट अब मैं दोबारा से क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। फायदे का पैसा निकाल लिया डेबिट करके, और टू ए, टू बी, टू सी, ठीक है। कैपिटल अकाउंट भी जरूर लिखना, यहाँ पे मैं शॉर्ट में कर रहा हूं। तो 18,000 ही मैं बांट दूंगा पार्टनर्स में, तो 8,000, 6,000 और 4,000 यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास आ गया। तो ये था केस नंबर 4, ठीक है, इजी था, मुश्किल नहीं था। आगे बढ़ते हैं केस 5 की तरफ। When मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,73,000, तो भाई क्वेश्चन में कहा गया केस 5, यहां पे लिखता हूं मैं केस 5, बुक वैल्यू कितनी थी, 2 लाख थी, और मार्केट वैल्यू के बारे में हमें बताया गया कि 1,73,000 हो गई है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा हुआ था 18,000 का। अब मुझे एक बात बताओ, फॉल इन वैल्यू कितना हुआ, फॉल इन वैल्यू कितना हुआ। तो भाई 2 लाख माइनस 1,73,000, तो 2 लाख माइनस 1,73,000 करेंगे तो 27,000 आपके पास फॉल इन वैल्यू आ गया। अब ये जो फॉल इन वैल्यू है ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से भी ज्यादा है, देखो ध्यान से, ये 27,000 है फॉल इन वैल्यू, जबकि रिजर्व तो 18,000 ही पड़ा हुआ है ना सिर्फ। तो इस केस में अब एंट्रीज कैसे होंगी, देखो मैं पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 18,000 यूटिलाइज करूंगा, डेबिट कर दूंगा, रिजर्व में से पैसा निकाल लिया। और किस काम के लिए पैसा निकाला, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटाने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटा दी, क्रेडिट कर दी। एसेट है ना, एसेट की वैल्यू घटाऊंगा, क्रेडिट करूंगा। कितनी वैल्यू घटानी है, 27, लेकिन रिजर्व तो 18 का ही था। तो बाकी का पैसा कितना बच गया मेरे पास, बाकी का 9,000 मेरे पास अभी जो है घाटा हो गया, लॉस हो गया, मुझे इतने का रिजर्व अवेलेबल नहीं था मेरे पास, तो मैंने डेबिट कर दिया। कौन से खाते में, रीवैल्यूएशन अकाउंट में होगा भाई साहब ये डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होगा ये, ठीक है। तो एक तो ये एंट्री होगी। अगली एंट्री है जो लॉस हुआ मुझे रीवैल्यूएशन में, जो मैंने डेबिट किया, ये पार्टनर्स में भी तो मुझे बांटना पड़ेगा। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीएस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। जो ऊपर मैंने डेबिट किया था रीवैल्यूएशन अकाउंट, वो लॉस में से पैसा निकाल लिया मैंने, इसलिए क्रेडिट हो गया, और ये लॉस बढ़ जाएगा पार्टनर्स में। तो 9,000 को जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो कितना कितना आएगा, ओल्ड रेशो में 4:3:2 में 4,000, 3,000 एंड 2,000। तो ये दो एंट्रीज यहां पे होंगी केस नंबर 5 में। तो ये था हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 8, ठीक है। अच्छे से एक बार दोबारा देख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाला और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वाला जो टॉपिक हमने अभी पढ़ा। और आगे आने वाले चैप्टर्स में ये आपको दोबारा से दिखेगा, सारे ही चैप्टर में इसका डिस्कशन आएगा, ठीक है, हर चैप्टर में।
पार्टनरशिप के हर चैप्टर में इन रिजर्व्स को आप जरूर देखेंगे और यहीं पे बच्चों को दिक्कत आती है, इन्हीं रिजर्व्स का ट्रीटमेंट नहीं समझ में आता, पता नहीं क्यों नहीं आता, यहाँ तो पढ़ाया नहीं जाता ढंग से, यहाँ तो बच्चे पढ़ते ही नहीं है ढंग से, ठीक है। तो अच्छे से देख लेना, फिर भी कुछ डाउट अगर बच गया हो आज की क्लास में इन टॉपिक्स के अंदर तो मुझे बताना। वैसे अभी कुछ और बातें हमें अभी पढ़नी है अभी आज की क्लास में ही। अब बच्चों आगे देखो, आगे यहाँ पे थर्ड हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या है, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है, पहली बात तो डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है, तो आपको याद होगा मैंने आपको फिक्टिशियस एसेट्स पढ़ाए थे, ठीक है। फिक्टिशियस एसेट्स मैंने आपको यहाँ पे देखो, ये वाले फिक्टिशियस एसेट्स ये मैंने आपको पढ़ाए थे, जिसको हम एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी बोलते हैं। तो यही जो है हमारे डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है। तो चाहे मैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस बोलूं, चाहे मैं फिक्टिशियस एसेट्स बोलूं, चाहे मैं डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलूं, एक ही बात है। और इसकी जर्नल एंट्री खास बात है कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, ये देखो यहाँ पे पढ़ी थी हमने, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस, तो ये 2 एक्यूमुलेटेड लॉसेस की जगह यहाँ पे 2 डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आ गया, ठीक है। बस इतनी सी बात है। अब बुक में ना इसकी अलग से डेफिनेशन दे रखी थी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ले लिया अलग से टॉपिक को, ठीक है। वैसे ये पढ़ने की जरूरत अलग से नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस हो गया था, लेकिन इसकी डेफिनेशन है, एक बार पढ़ लेते हैं हम साथ साथ। तो देखो भाई क्या लिखा हुआ है बुक में, इट इज अ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर which does not bring any asset into existence but its benefit is expected to last in more than one accounting period। भाई ये एक ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट हम एक से ज्यादा सालों में उठाएंगे। मतलब आज हमने खर्चा कर दिया बट इस खर्चे का बेनिफिट हमें आने वाले 5 साल तक या 6 साल तक या 4 साल तक, मतलब एक से ज्यादा साल तक ये बेनिफिट हमें मिलेगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रिटर्न ऑफ ओवर द पीरियड ड्यूरिंग विच इट्स बेनिफिट इज लाइकली टू अकर। भाई अगर मान लो इस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट मुझे 5 साल के लिए मिलना है तो मैं 5 साल तक इस एक्सपेंडिचर को जो है राइट ऑफ करूंगा। राइट ऑफ करने का मतलब थोड़ा थोड़ा सा उसको जो है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करूंगा, थोड़ा थोड़ा। मतलब मान लो अगर मैंने 5 लाख का खर्चा कर दिया अभी और आने वाले 5 साल में मुझे इस खर्चे का बेनिफिट मिलने वाला है, तो 5 लाख का खर्चा हुआ, 5 साल तक मुझे बेनिफिट मिलेगा, तो 5 लाख डिवाइड बाय 5 मतलब 1 लाख रुपए में हर साल क्या करूंगा, खर्चा बुक करूंगा, खर्चा रिकॉर्ड करूंगा, मतलब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से। आगे लिखा हुआ है दे आर ऑल्सो नोन एज फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है, इनको फिक्टिशियस एसेट्स भी कहा जाता है। आगे लिखा हुआ है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रिटर्न ऑफ बाय डेबिटिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये बात हमने ऑलरेडी पढ़ ली थी जर्नल एंट्रीज के अंदर, ठीक है। तो हमें इतना ज्यादा डिटेल में यहाँ पे अभी जाने की आवश्यकता नहीं है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के केस में। बट नॉर्मली अगर देखा जाए तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जिसका बेनिफिट हमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिलता है। मतलब आने वाले फ्यूचर में एक से ज्यादा समय के लिए हमें इसका बेनिफिट मिलेगा। आज अगर खर्चा किया तो इस साल तो इस खर्चे का बेनिफिट होगा ही होगा, आने वाले कुछ और सालों में भी इस खर्चे का बेनिफिट मिलेगा। तो हर साल थोड़ा थोड़ा करके मैं इस खर्चे को बुक करता हूँ, पूरा खर्चा एक बार में बुक नहीं करता, हर साल थोड़ा थोड़ा खर्चा बुक करता हूँ। हालांकि पैसा तो अभी चला गया पूरा का पूरा, लेकिन मैं खर्चा जब रिकॉर्ड करूंगा तो थोड़ा थोड़ा करके करूंगा। 5 लाख अभी ही चले गए, लेकिन उस 5 लाख को हर साल थोड़ा थोड़ा करके मैं जो है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करता हूं, राइट ऑफ करता हूं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे कुछ डिस्कशन था। बाकी आगे जाके हम इससे रिलेटेड और ज्यादा डिटेल्ड डिस्कशन भी करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, इलस्ट्रेशन 8 तक हमारे हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में ना कुछ नया कॉन्सेप्ट में नहीं पढ़ाऊंगा आपको। नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इलिस्ट्रेशंस कराऊंगा इसी टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। मतलब ये रिजर्व वाला जो टॉपिक है ये भी खत्म नहीं हुआ, अभी इसके कुछ इलिस्ट्रेशंस पेंडिंग है। हमने सिर्फ 2 ही इलिस्ट्रेशंस किए हैं आज, 7 और 8। अभी 9, 10, 11, 12, 13 और 14 जो इलिस्ट्रेशंस हैं ये अभी पेंडिंग हैं आपके। तो ये वाले जो इलिस्ट्रेशंस हैं ये नेक्स्ट क्लास में आपके कवर अप होंगे। मतलब कोई नई चीज हम नेक्स्ट क्लास में नहीं पढ़ने वाले, इसी टॉपिक की मतलब अभी हमें प्रैक्टिस करनी है बहुत ज्यादा, ठीक है। अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ नई बातें आती रहेंगी हमारे सामने, तो वो क्वेश्चंस कर करके हम समझेंगे, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्लास में नहीं हो पाएगा, 2 क्लासेस में लग जाएंगी हमारी। तो अच्छे से आज की क्लास को भी रिवाइज करना ताकि अगली क्लास भी समझ में आए। नहीं, आज की क्लास अगर रिवीजन नहीं होगी ना अच्छे से तो नेक्स्ट क्लास भी समझ नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो अच्छे से रिवीजन करना, बार बार जो है प्रैक्टिस करना इन चीजों को, ठीक है, समझना इन चीजों को रीड कर करके। और जो नोट्स मैंने आपको लिखवाए हैं ये सारे आप अच्छे से जो है इन नोट्स को आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। कॉपी में इसको नोट कर लेना अच्छे से। और आज की क्लास में इतना ही करेंगे, यहीं पे समाप्त करते हैं आज की क्लास।